मेरा इतना सवाल क्यों, गरीब का ही मरना क्यों, सच्ची मौत बेहतर झूठी आशा से, क्यों कह दे आजादी अपनी ही भाषा से, अब खामोशी टूटेगी ये जंग शुरू है, जंग शुरू है, जंग शुरू, ये मनमानी करके बन। हेलो हेलो, स्वागत है क्लास में। मैथ्स के टॉप 15 क्वेश्चंस जो जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, उनको हम सोल्व करेंगे और ये कुछ PYQs हैं। तो चलिए कोई देरी ना करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1 करोड़ के लिए एक पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है और उसकी छाया 10√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। The height of a tree is 10 meter and its shadow is 10√3 meter. Find the elevation angle of the sun. तो देखिए अप्रोच क्या है। पहले हम इसका चित्र बनाएंगे कि एक पेड़ की ऊंचाई है। हमने मान लिया कि हमारे पास एक पेड़ है। ओके, लेट्स डू दिस। मान लीजिए ये रहा हमारे पास पेड़। ऊंचाई है इसकी 10 मीटर। ओके, 10 मीटर इसकी हमने हाइट लिख ली। उसकी छाया 10√3 मीटर है। ये उसकी छाया है नीचे 10√3। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। और ये यहाँ से भी एक एंगल ही है, ठीक है। अच्छा, अब ये छाया यहाँ क्यों बनी, यहाँ क्यों नहीं बनाई मैंने छाया। जब आप ऐसे खड़े होते हो, यहाँ मान लीजिए सूरज है और आप यहाँ खड़े हो, तो जो आपकी शेडो है, आपकी परछाई है, वो आपके पीछे की तरफ बनती है ज़मीन पर, ठीक है। तो आपकी छाया हो, पेड़ की छाया हो, मंदिर की छाया हो, किसी मीनार की भी छाया हो, तो वो हमेशा नीचे बनेगी, याद रखना, ठीक है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताता चलूँगा आपको, वो ध्यान रखते रखना। तो पूछा है कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब इसको फाइंड आउट करने के 2-3 तरीके हैं। सॉरी। इसको फाइंड आउट करने के 2-3 तरीके हैं। लाइक हम कैसे कर सकते हैं, देखो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, राइट। ये हमने मान लिया, ये कुछ भी XY कुछ समथिंग लाइक ऐसा मान लो, ठीक। 10x मान लिया हमने ये। तो हमारे पास ना, आपने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी, ट्रिग्नोमेट्री, उसमें टेन टेन थीटा बराबर होता है उसमें लंब बटे आधार, या बोल देता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P/V। ठीक। तो अब हमें इसमें यहाँ पे ये टेन थीटा वाला फॉर्मूला लगाना है। अब आप देखो ये टेन थीटा है, हमने यहाँ पे थीटा x माना है। उन्नयन कोण पूछा है। पहले हम समझते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। जब ऊपर से किसी चीज़ को देखा जा रहा होता है तब वो होता है अवनमन कोण, ठीक। और जब हम नीचे से देखते हैं तो उसको बोलते हैं हम उन्नयन कोण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलिवेशन एंगल। एलिवेशन का मतलब है जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है। आपने देखो ना, एलिवेट होती है चीज़ें, और क्या होता है वो, एलिवेटर। आप बोलते हैं ना कि एलिवेटर से जा रहा हूँ मैं, तो ऊपर एलिवेटर लगा हुआ है, तो वो जो आपको नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाए, एलिवेशन। तो उन्नयन कोण हमेशा यहाँ बनेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे उन्नयन कोण मैंने x मान लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, डायरेक्ट कर लेते हैं कि tan x है, तो हमने इसको रख लिया। tan थीटा ऐसे रख लो, थीटा मान लो, x मान लो, कोई बात नहीं। तो P/B, तो P क्या है, लंब क्या है इसका 10, आधार क्या है इसका 10√3, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे, 10 से 10 चला जाएगा, 1/√3 बचेगा। तो अब यहाँ पर बचा tan थीटा या tan x बराबर 1/√3। हमें ये देखना है कि ये tan थीटा में एक हमारे पास सारणी होती है ना, ऐसे साइन कोस टेन कोस, वो सॉरी सेक कोट एंड कोसेक, ऐसे करके होती है ना। ये 0, ये 30, ये 45, ये 60, ये 90, ऐसे। ये 0, ये 1/2, ये 1/√2, ये √3/2, और ये 1। इस तरह से ऐसे 10 की भी होती है। तो 10 का 30 का मान, अब ये जैसे यहाँ पे 1/√3 है, तो इसमें ऐसा 1/√3, 1√3 इन्फिनिटी। तो इस तरह से ही एक सारणी होती है, वो आपको याद करनी है, आप उसको देख लेना। ये वाले क्वेश्चन उसकी हेल्प से ही होते हैं। तो अब हमें पता है, ये डायरेक्टली हम जानते हैं कि टेन में 10 30 का मान होता है 1/√3,
√3। तो यहाँ ओनियन कौन पूछा था, जो एक्स की वैल्यू आ गई। तो अब हमें पता है कि 10x इज इक्वल टू 1030, तो x बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये आपका आंसर होगा। लेकिन आप एग्ज़ाम में ऐसे थोड़ी करेंगे, इतना टाइम थोड़ी ना आपके पास आपके पास तो कम समय है, उसमें कैसे करेंगे आप। माफ़ करना, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। सॉरी। तो उसमें कैसे करेंगे आप, देखो एक बेसिक सी चीज़ याद रखना। दो तरह के एंगल जो मतलब बहुत ही बेसिक है, बेसिक ही आते हैं आपके एग्ज़ाम में, ज़्यादा टफ नहीं आते। देखो जैसे हमारे पास है ये वाला एंगल 30 डिग्री का है, ये 60 डिग्री का है, और ये 90, ये 45 डिग्री का है, ये भी 45 डिग्री का है, और ये वाला 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के सामने हमेशा जो एंगल होगा वो 2 होगा। ये इसका एक रेशो है, 30 के सामने 1 रेशो में होगा, और 60 के सामने √3। यहाँ 90 के सामने 2, 45 के सामने 1, यहाँ भी 45 के सामने 1। तो ये आपको याद रखना है कि जहाँ भी इस तरह से आपको कहीं भी, अगर मान लीजिए 60 यहाँ से यहाँ होता, इस जगह पर होता 30 की जगह, और 30 होता 60 की जगह पर, तो तब ये चेंज हो जाते हैं। ये 1 की जगह हो जाता √3, और यहाँ पर √3 की जगह हो जाता 1। तो अब ध्यान से देखो, यहीं पे जैसे यहाँ पे 10 है, या 10√3 है, मीन्स टू से कि ये अगर मैं 60 मान लूँ तो ये इस रेशो में वैलिड हो रहा है कि हाँ ये 10√3 हो सकता है जब ये 30 हो। अगर मैं इसको 30 मान लूँ तो यहाँ पे 1 है, यहाँ √3 आ रहा है, ये वैलिड है, एक तरह से ये वेरीफाई हो गया है। तो हम डायरेक्ट कर सकते थे यहाँ से ऐसे कौन चेक करके कि यहाँ पे 1 की जगह 10 है, और यहाँ पे √3 की जगह 10√3 है। तो सिंपल है, ये हम पता कर सकते थे, 60 है या 30 है, ऐसे भी आप पता कर सकते हैं। ठीक है, चलो काफ़ी टाइम हो गया इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने करे नहीं है दरअसल सेट करने से पहले। दूसरा क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, वृत्त का क्षेत्र। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही। ये थोड़ा टफ जब होता अगर ये सेमी सर्कल दे देता है इसमें, लाइक इस क्वेश्चन में अगर ऐसा होता कि अर्धवृत्त की त्रिज्या दी हुई है और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें, तब तो ये थोड़ा आपके लिए ट्रिकी हो जाता, या परिमाप पूछ लेता उसका, पेरीमीटर, तब आप फंस जाते इसमें। अभी तो नहीं कुछ होगा। वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, r इज इक्वल टू 14, क्षेत्रफल निकालना है, πr² लगा दीजिए, 22/7 गुना 2 × 14। ये ख़त्म करो यहाँ से, अब इसकी गुना कर लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका 616। ईजी था, इसमें कुछ नहीं करना। लाइक आप इसकी जगह दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप वो करके देखना, ट्राई करना। लाइक एक अर्धवृत्त है, एक अर्धवृत्त है, ठीक है, और उसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है। तो आपको ज्ञात करना है इसका परिमाप, करके देखो। ये थोड़ा ट्रिकी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। 2 वर्ष पहले एक परिवार में 8 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी। बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु नहीं बदलती, बच्चे की उम्र क्या है? 2 years ago, average age of 8 members in a family was 18 years. After the birth of a child, average age of the family does not change. What is the age of child? तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू, ओहो यहाँ पे, हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइक 2 साल पहले एक परिवार में 8 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी। तो औसत आयु मिल गई हमें, एवरेज है ना, एवरेज मिल गया हमें। एवरेज एज क्या थी उनकी भाई? 18 ईयर्स। कब थी ये? 2 साल पहले। कितने सदस्य थे? 18। तो जितने सदस्य थे उनमें इनकी मल्टीप्लाई करो, 18 गुना 8, ठीक, ये हो जाएगा 144। ठीक है जी, 144 ईयर्स आ गया ये टोटल सारों की मिल के। लेकिन ये कब की है? 2 साल पहले की। सदस्य कितने थे? 8। तो अब आप खुद ध्यान दो, 8 सदस्य है, हर किसी की 2 साल पहले कम होगी ना आयु, 2-2 साल कम होगी सभी की इनकी। तो अगर हम मिलाए तो 8 सदस्यों की 2-2 साल करके तो 16 साल और बैठती है ना, समझे आप? लाइक जैसे
18 साल है, 18 वर्ष अभी औसत आयु थी, 8 लोगों की थी, तो गुना करनी पड़ेगी ना 8 लोगों की। जब औसत है हर किसी से गुना करते हैं तो ये नंबर आ जाएगा। कहा है कि 2 वर्ष पहले, 2 years ago, एवरेज एज, ये एवरेज एज जो है वो 2 साल पहले की है, तो हर किसी की एज में 2 2 साल का एडिशन और होगा, सबकी 2 2 साल बढ़ जाएगी 8 जनों की, तो 8 दूनी 16, 16 और ऐड हो जाएगा इसमें। 6 4 10, हासिल 1 4 2 6, हो जाएगा 160 ईयर्स। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है। बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु नहीं बदलती। बच्चे की उम्र क्या है, कोई बच्चा है उनके घर में, बच्चा पैदा हुआ, नया बच्चा, तो सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, तो जब उसकी उम्र, हमने उसकी उम्र कैलकुलेट करी, तो जो पूरे फैमिली मेम्बर्स थे 8 से 9 हो गए, और उनकी जो एज थी, जो एवरेज एज थी, वो अभी भी 18 वर्ष ही है। वो कैसे होगी, तो देखो 160 साल तो हो गया, सॉरी 160 नंबर तो आ गया ना पूरा काउंट करके, पूरा ये मेजरमेंट है कि 160 है। तो जब 9 जने हैं, 18 × 9 कितना हो जाएगा, 162। साफ साफ पता चल रहा है कि 9 लोगों की 18 वर्ष जो है वो अभी भी एवरेज एज है। ठीक है, तो हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी जैसे स्टार्टिंग में की थी 8 लोगों की। अब वो तो अभी की है ना करंट की, तो 162 ईयर हो गया, लेकिन हमारे पास कितना आ रहा है 160। तो यहाँ से ये पता चल जा रहा है कि वो जो 9वां जना है, जो 9th पर्सन है, चाइल्ड है, उसकी एज कितनी है। तो देख लेते हैं, 162 माइनस 160 हो जाएगा 2 years। तो बच्चे की जो एज है वो 2 साल की, बच्चा 2 साल का है, उसको मिला करके इनकी सबकी एवरेज एज जो है वो अभी भी 18 साल है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस है, ऐसे होता है, और आप कर लीजिएगा, लॉजिक लगता है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4, एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है, इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अच्छा, इसको करने के भी दो तरीके हैं। मान लो एक वर्ग है हमारे पास, ठीक है, इसकी भुजा है, वो भुजा मैंने मान ली, कुछ भी मान लो आप, जैसे मैंने मान ली 4 है, ए बराबर है 4। अब इसकी भुजा को 10% बढ़ाया जाता है, अभी ये है, तो अगर मैं इसको 10% बढ़ा दूंगा तो कितना हो जाएगा, लो बढ़ा के देख लेते हैं। 10% बढ़ा देते हैं भाई इसको, 4 मैंने गलत ही मान लिया, कुछ ऐसा नंबर जो जल्दी से कट जाए। 10 मान लिया, ए बराबर मैंने माना 10, 10 ही मान लिया। अब ये मैंने 10% बढ़ा दिया, तो 10 को अगर मैं 10% बढ़ा दूंगा तो ये हो जाएगा 11, होगा, तो ये बराबर हो जाएगा 11। तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, वर्ग है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, 10 धाम 100, 11 11 121, तो 100 से 21 कितना बढ़ा, 21%, है ना, तो इसका आंसर होगा 21%। क्षेत्रफल में वृद्धि होगी 21% की। अब इसको एक दूसरे तरीके से भी करते हैं, लो लिख दे रहा हूँ मैं, इसको दूसरे तरीके से भी करते हैं। कोई भी चीज़ अपने आप की 100% थी, कुछ भी, किसी का भी क्षेत्रफल वगैरह, क्षेत्रफल आ रहा तब ये स्पेशल केस है, तो 100% था वो अपने आप का, उसमें 10% का इंक्रीमेंट होता है भुजा में, तो ठीक है कर दिया, ये इंक्रीमेंट कर दिया 10% का। अब इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, क्षेत्रफल है तो सिंपल है, स्क्वायर होगा, चीज़ें 2 बार आएगी, है ना, क्षेत्रफल वह तो चीज़ें 2 बार आएगी। तो अब यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे, जो भी कट रहा है जैसे भी कट रहा है, ठीक, ये हो जाएगा 121%। तो साफ साफ यहाँ पता चल रहा है कि 121 है, परसेंट नहीं है, यहाँ पता चल रहा है कि वो 100 से 121 हो गई है, तो यानी कि 21% की वृद्धि है। ठीक, ये हमने प्रतिशत में इसकी वृद्धि को बता दिया है कि प्रतिशत में इसमें इतनी वृद्धि होगी, ऐसे निकलता है। अच्छा, आप कुछ चीज़ें कुछ ऐसा, जैसे 10% लिखा हुआ ना, 10%, तो 10% को हम 1/10 लिखते हैं। तो अभी जो ये नंबर लिखा हुआ है, ये सिर्फ ये पार्ट है, ये जो 1 है ना, ये इस 10 का 10% है, ये जो 1 है इस 10 का 10% है, यानी कि इस 10 का एक हिस्सा है, पहला हिस्सा है। तो जैसे इसमें इंक्रीमेंट होगा ना, इसी 10 में इसी का 10% बढ़ जाएगा, तो ये 10 से 11 हो जाएगा। हम इनको ऐसे जोड़ते हैं, 10 और 1 11। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 5/7, तो आप कह सकते हैं कि 5 इसका 5वां हिस्सा है, 7 का 5वां हिस्सा है ये 5। अगर इसमें इसकी बढ़ोतरी होगी तो हो जाएगा 12/7, जैसे 25% है, ये लिखा हुआ 25%, ये होगा 1/4,
रेशो में करना बहुत आसान होता है, चीज़ें टूट टूट के जल्दी हो जाती है। 4 से इसमें हम 25% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं किसी नंबर में, हमें नहीं पता वो नंबर क्या है, हमने मान लिया वो 4 है, उसमें 25% का इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो 4 का 25% 1 होता है। इसमें इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो 4 और 1 5, ये मिल के 5 बना देगा, तो 4 से 5 हो जाती है वो चीज़ें, घटेगी तो कम हो जाएगी, 4 में से 1 गया 3, इस टाइप से होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 5। एक फायर रेंज में 4 निशानेबाज अपने लक्ष्य पर गोलीबारी कर रहे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे निशानेबाज ने प्रत्येक 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड में लक्ष्य को मारा। यदि वे सभी सुबह 9 बजे अपने लक्ष्य से टकराते हैं तो वे अपने लक्ष्य को एक साथ फिर से कब मारेंगे? In a fire range, 4 shooters are firing at their targets. The first, the second, the third, and the fourth shooters hit the target in every 5 seconds, 6 seconds, 7 seconds, and 8 seconds. If all of them hit their target at 9 a.m., when will they hit their target together again? इसको कैसे करेंगे? ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, एलसीएम का क्वेश्चन है ये। तो आपको क्या करना है, ये 5, 6, 7, 8 का एलसीएम ले लेना है। 5, 6, 7, 8 का एलसीएम ले लो। लो एलसीएम क्या आएगा देखते हैं। ये सेकंड्स है, इन सेकंड्स का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि तो वे अपने लक्ष्य को एक साथ फिर से कब मारेंगे। कहने का मतलब लीस्ट कॉमन वैल्यू कब आएगा। हम इन सारे नंबरों का मल्टीपल करके इनका एलसीएम लेकर ही पता कर सकते हैं कि इनमें कॉमन वैल्यू कब आएगी, तो इसलिए हम इनका एलसीएम ही ले रहे हैं। तो चलो भाई लेते हैं। 3 दूनी 6, 7 ऐसे लिख दिया, 4 दूनी 8। अब कुछ कॉमन नहीं बच रहा, सबकी गुना हो जाएगी। अब कुछ कॉमन नहीं। अब ये 3 तो होगा, ये प्राइम नंबर है तो, और ये वाला है ही अपना अलग कंपोजिट। 5 दिया 15, 15 चौका 60, और 60 छिंग 7 36 42, लो जी, और गुना 2 840। आप इनकी गुना कर लेना तो 840 आ जाएगा। 840 सेकंड बाद, 840 सेकंड्स बाद, आफ्टर 840 सेकंड्स एक साथ फिर से कब कब मारेंगे, टाइम बताना है हमें। तो 9 बजे इन्होंने सुबह 9 बजे अपने लक्ष्य से टकराते थे, 9 है ना, सुबह 9 बजे, इन द मॉर्निंग 9 o'clock। तो इसको पहले हम चेंज करेंगे घंटे में, देखते हैं भाई क्या बनता है। तो सेकंड मिनट्स में, सॉरी, तो ये हो जाएगा 14। तो 9 बजकर 14 मिनट पर दोबारा टकराएंगे वो। दिस इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शंस मैं भूल गया ऑप्शंस डालना इसमें, हाँ कल डाल दूंगा। एक पुस्तकालय में, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 510 और अन्य दिनों में 240 आगंतुक आते हैं। रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीनों में आगंतुकों की औसत संख्या बताओ। A library has an average of 510 visitors on Sundays and 240 on other days. The average number of visitors in a month of 30 days starting with Sunday is। ये पूछ रहा है कि रविवार को औसत 510 आते हैं, लिख लो भाई, संडे में आते हैं 510, अन्य दिनों में 240 होंगे अलग अलग दिनों में, और 240। तो रविवार से शुरू होने वाला कोई महीना है, यानी कि पहली तारीख का संडे है, पहले पहली का, फिर 8 का, फिर 15 का, फिर 22 का, फिर 29 का। तो कितने संडे, 1 2 3 4 5, 5 तो आ गए संडे। तो 510 गुना 5, ये तो सीधा सीधा हो गया भाई, 0 5 एकम 5, 5 पंजे 25। ठीक, और महीना है 30 दिन का। 5 जब संडे ख़त्म तो 25 दिन बचे, बचे ना 25 दिन, तो 25 गुना 240, ये भी कर दो भाई। अदर डेज में तो 240 था ना, चलो कर दो। 25 दो नहीं 50, 2 0 1 0, 25 चौका 100, और ये है ही नहीं कुछ, आएगा ही नहीं। अब तो हो जाएगा ये 6000। कितना हो जाएगा, 6000। तो औसत संख्या पूछी है ना 30 दिनों के, हाँ, तो इनको जोड़ लेते हैं एक बार, हो जाएगा 2550 6000 55825, तो हो जाएगा 8550। औसत संख्या पूछी है, दिन कितने हैं, 30 दिन है, तो जितने भी नंबर आए हैं इनको दिनों से डिवाइड कर दो आप। ठीक है जी, अब देख लो काट के, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15, 285 लोग, 285 विजिटर्स। ठीक है, समझा दूँ कैसे हुआ है फिर से।
भाई उसने बोला पुस्तकालय में रविवार को तो आते 510, तो भाई संडे में आते 510, बाकी दिनों में 240, बाकी दिनों में 240। तो रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में, अब उसने क्लियरली बोला है भाई क्वेश्चन ने कि रविवार से स्टार्ट होगा दिन, सॉरी महीना। तो देखो पहले दिन फर्स्ट फर्स्ट डेट को जो है पहली तारीख को संडे था, फिर 8 को, फिर 15 को, फिर 22 को, फिर 29 को। आगे एग्जिस्ट नहीं कर सकते क्योंकि भाई ख़त्म हो जाएगा, 30 दिन का है, लास्ट दिन बचा है, उसमें सोमवार है। तो अब 30 में से जब हम 5 दिन घटा देंगे 25 बचे, तो 25 दिन भी है जो अलग है। तो 510 में करेंगे हम गुना 5 की, क्योंकि संडेज इतवार रविवार जो थे वो 5 थे, उससे ये वैल्यू आई। बचे कुछ 25 दिनों में 240 की गुना करेंगे, क्योंकि बाकी दिनों का यहाँ जो बोला हुआ है 240 बोला हुआ है। गुना कर दी, 6000 आ गया, टोटल जोड़ा 8550। पूछा है कि औसत संख्या बताओ विजिटर्स की, तो इस नंबर को हमने डिवाइड कर दिया 30 से, आ गया आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 7। एक नाव धारा के प्रतिकूल 13 किलोमीटर जाती है और धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाती है। हर मामले 5 घंटे का समय लगता है। मीन्स टू से बराबर बराबर ही टाइम लग रहा है। तो इसमें कुछ ऐसा है, एक्स प्लस वाई को बोलते हैं हम अनुकूल, इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको डाउन स्ट्रीम। ये होता है डाउन स्ट्रीम, अनुकूल, सब साथ साथ प्लस है तो धारा भी और नाव भी एक ही दिशा में जा रही है। ठीक है जी, इसको बोलते हैं हम अनुकूल। दूसरा एक्स माइनस वाई, ये होता है अपस्ट्रीम, ऊपर की तरफ, धारा के विपरीत, इसे बोलते हैं प्रतिकूल। इस तरह से नाव है, टाइम है हर मामले में 5 घंटे का समय लगता है, दोनों का टाइम बराबर है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस तो हमें पता ही नहीं ना, डिस्टेंस क्या है, तो डी अपॉन धारा की गति, सॉरी डिस्टेंस तो पता है हमें 13 किलोमीटर। तो जैसे मान लीजिए जैसे प्रतिकूल एक्स माइनस वाई जाती है 13 किलोमीटर, एक्स माइनस वाई कितने घंटे में 5। दूसरा लिखेंगे 28 किलोमीटर जाती है धारा के अनुकूल एक्स प्लस वाई, कितने घंटे में 5। अब आप ध्यान दो, बराबर 5 मीन्स टू से ये दोनों 5 के बराबर है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, एग्जैक्टली है, बिल्कुल है। तो लिख सकते हैं कि एक्स माइनस वाई अपॉन ये हो जाएगा 28 एक्स प्लस वाई, लिख सकते हैं ना, मैंने लिख दिया, लिख सकते हैं अगर मैंने लिख दिया। बस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 13x जमा 13y, ये हो जाएगा 28x माइनस 28y। यहाँ से ये इधर जाएगा, ये उधर जाएगा, चलो x को ले लेते हैं इस तरफ, ये प्लस हो जाएगा, ये होगा 28y प्लस 13y, ये हो जाएगा 28x माइनस 13x। यहाँ से इनको हम मल्टीप्लाई कर वो कर लेते हैं इसका एडिशन सब्सट्रैक्शन। 8 और 3 11, 2 और 2 4, 41y बराबर 8 में से 3 गए 5, 2 में से 1 गया 5, 15y। क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ लिख लेता हूँ मैं इधर अनुकूल के पास, ये 41y इक्वल टू 15x। तो क्या बचेगा y अपॉन x बचेगा हमारे पास 15/41। पूछा है धारा की गति बताओ, तो आप ध्यान रखो x तो होती है हमेशा क्या, धारा की गति, और y होती है क्या, उल्टा उल्टा बोल रहा हूँ क्या मैं, हाँ मैं उल्टा बोल रहा हूँ, ये होती है बोट और ये होती है धारा, x और y। तो धारा की पूछिए, आ गई हमारे पास, कितनी थी 15, सिंपल, बोट ज़्यादा स्पीड से जा रही है। ओके, तो आ गया है y इज इक्वल टू 15। चलो अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 8। यदि संख्याएं 32 4 8 x 2 है और उनका ज्यामितीय माध्य 8 है, x का मान क्या है इफ द नंबर्स आर 32 4 8 x and 2 एंड देयर जियोमेट्रिक मीन इज 8, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x की तो बहुत बड़ी वैल्यू थी, बट अब x की कोई वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम डिजिट्स को लिखते हैं भाई, जितने भी डिजिट्स हैं हमारे पास अंदर, इसका एक फॉर्मूला है, वो ट्रिक है इसकी,
ट्रिक क्या, फॉर्मूला ही है वो। देखो ये है कि जितने भी नंबर्स ज्यामितीय माध्य से पहले दिए हो, ज्यामितीय माध्य के क्वेश्चन में जितने भी अंक दिए हो उन सबको हम अंडर रूट की पावर लगा देते हैं कि अंडर रूट की, जैसे 5 है ना, 1 2 3 4 5, तो हमने अंडर रूट की पावर 5 लगा दिए। ऐसे ही उनका ज्यामितीय माध्य दिया हुआ वो आगे लिख देंगे सामने। एक्स का मान फाइंड आउट करना है, ये वाला एक्स, तो करते हैं कैसे होगा। ये जो 5 है सबसे पहले हम इसकी पावर 5 करते हैं, तो इसकी भी करेंगे, यहाँ से ये हट जाएगा, लाइक इसकी पावर 5 कर देंगे और ये ख़त्म। तो यहाँ बचेगा 32 गुना 32, 8 चौक 32 गुना 2 गुना एक्स, ये बचेगा। और यहाँ हो जाएगा 8 अट्टू 64 गुना 8 अट्टू 64 गुना 8। तोड़ लिया मैंने, आप भी इसको ऐसे ही तोड़ लेना। तो 32 दूनी 64 से 64 ख़त्म, 64 कैंसिल, एंड ये 2 टाइम्स कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आ गया 16। ये हमारा आंसर है। ऐसे इन क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं, जहाँ भी ज्यामितीय माध्य दिया हो तुम्हें, तो वहाँ बस ध्यान रखना कि जितने नंबर लिखे हुए हैं उतनी पावर लगानी है आपको, सामने ऐसे लिख देना अंडर रूट की पावर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। a इज इक्वल टू गिवन इज b/4 एंड b इज इक्वल टू गिवन c/2। ABC फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, तो a/b हो जाएगा 1/4 और यहाँ b/c हो जाएगा 1/2। कोई शक? कोई शक नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे b है, b 4 है, यहाँ b 1 है, तो यहाँ पे भी 4 बना लो, यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पे जाएगा 4, ये हो जाएगा। अब यहाँ तो मुझे किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इनको कैसे करते हैं, आप कैसे करते हैं, जैसे AB एंड BC, तो पहले AB क्या है 1 एंड 4, दूसरा BC क्या है 1 एंड 2, ये बीच वाले को बराबर कर लो, 4 एकम 4, इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दी, इसमें भी 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 8। अब यहाँ पे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 4 यहाँ पहले ही था, तो हो जाएगा 1 4 8, ईजी पीजी। चलो क्वेश्चन नंबर 10, 4 संख्याएं दी हैं, इन संख्याओं में कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी, ये संख्याएं समानुपात में हो। कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी ये समानुपात में हो, तो पहले लिखोगी ये है किस तरह से, तो ये इस तरह से लिखी हुई है, 6/14 इज इक्वल टू 18/38। एक जोड़ के देखते हैं, अगर सब में एक एक जोड़ दूँ तो जाएगा 7 15 और ये 19 39, नहीं हो रहा है, कैंसिल करो। दूसरा देखते हैं, दो जोड़ के देखते हैं, 8/16 इज इक्वल टू 20/40। जब हमने इनमें दोनों में दो दो जोड़ दिया, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, बस ऐसे ही, बस फटाफट क्रॉस क्रॉस करके देखना, फटाफट हो जाएगा, ऑप्शन में रख रख के देखना, काम खत्म। 8 दूनी 16, 20 दूनी 40, वेरीफाई कर रहा है, तो संख्या है 2, 2 जोड़ी जाए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, फिर तुम बढ़े चलो। क्वेश्चन नंबर 11, राम एक घड़ी 1440 रुपये में बेचता है, उसे इतने % की हानि होती है, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि लाभ इतना हो। राम सेल्स अ वॉच इन 1440 रुपीज़ एंड गेट्स अ लॉस ऑफ 10%, व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस सो दैट प्रॉफिट इज़ 5%। पहले देखते हैं परसेंटेज को उठा लो। 10% की हानि होती है, उठाओ वही परसेंटेज, बताया था अभी पीछे, 1/10, 10% की हानि होती है, तो 10 के लिए तो 10% ही एक है ना, तो 10 पे 1 की हानि होगी, कितना बचेगा 9, तो 10 एंड 9 का रेशो आ गया। अब एक और चीज़ समझो कि जो ये प्रॉफिट एंड लॉस होता है या फिर हमें डिस्काउंट वगैरह देना हो, वो कहाँ कहाँ होता है, तो ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, जो डिस्काउंट होगा वो हमेशा दिया जाएगा MP पर। किस पर? MP पर। दूसरा जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हमेशा CP पर होगा। ठीक है, यहाँ इन दोनों पे ही काउंट होता है, कभी कभी वो SP भी दे देता है कि SP पे काउंट करो, तब हमें MP या CP की जगह SP रखना होता है। फिलहाल अब यहाँ देखो 10% की हानि होती है, तो अभी बताया लॉस या प्रॉफिट होता है हमेशा CP पर, तो CP ये था। हानि कब होगी? जब वो बेच दिया जाएगा, तो ये हो गया SP, है ना। अपने पास तो ये था ना, और जब हम बेच देंगे तभी तो हमें हानि होगी, इसलिए इसको SP मानते हैं, इसको CP। तो राम कितने में बेचता घड़ी? 1440 रुपये में बेचता है। विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि लाभ 5% हो? व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस सो दैट प्रॉफिट इज़ 5%। तो चलो कैसे निकालेंगे, देखो पहले हमें इसका फाइंड आउट करना है कि इसका एक्चुअल प्राइस क्या है। हमने रेशो में 9 का है, लेकिन यहाँ पे देखो 1440 रुपये में बेचा है, तो बस डिवाइड कर दो इसको, 1440/9, 16 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1600, और ये हो जाएगा 1440।
ये रियल प्राइस आ गया। अब बोला है कि विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि लाभ 5% हो, इसका लाभ 5% चाहिए, इस पे 5% का लाभ चाहिए हमें। या तो डायरेक्ट ही कर लो कि 5/100 करके 1/20, 20 से 21, ये होना चाहिए। आप देखो कि 1600 है तो 1600 को आप काट दो, कितने से कटेगा देख लो अपने आप। 2 × 16 80 से कटेगा, 21 × 8 = 168, 1680 रुपये। आपके फॉर्मूले वो टेबल से याद होने चाहिए आपके, या फिर डायरेक्ट ही 1600 पर आप 5% का लाभ ज्ञात कर दो डायरेक्ट, यहाँ से करते रहो। 1050 एंड 036 ऐसे आ जाएगा। कैसे भी कर लो आप, कैलकुलेशन आपके ऊपर है कि आप कैलकुलेशन करते किससे हो। बेटर ये रहेगा कि आपको थोड़ा सा आपको पता हो कि क्या डिजिट मिलके क्या बनाती है, पहाड़े नहीं मैटर करते इतना। 12 कम से कम संख्या याद कीजिए जो 5, 6, 7, 8 से विभाजित होती है और हमें शेष कम से कम पूछा है ना, लीस्ट कॉमन फैक्टर वाला पूछा है हमें, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यस, तो लीस्ट कॉमन तो बस इनका एलसीएम निकाल दो, 5, 6, 7, 8। ये तो पहले की तरह ही आ गया है। देखते हैं भाई, जब पहले की तरह ही आया तो 5, 3, 7 और 4, 5 या 15 चौका 60, 6 420 गुना 2 840 और 3 आना चाहिए हमें, शेष 3 प्राप्त करना है। तो 840 में 3 जोड़ दो, हमेशा 3 आएगा भाई, किसी से भी काट लेना आप। 843 बचा, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, एक छत का आकार इतने मीटर है, इस छत से वर्षा का जल एक बेलनाकार बर्तन में एकत्रित होता है। इस बर्तन का व्यास 2 मीटर है और ऊंचाई इतने मीटर है। यदि बर्तन पूरी तरह भर गया हो तो कुल वर्षा सेंटीमीटर में ज्ञात करो। अच्छा ठीक है, तो छत का आकार देखो, छत का आकार दिया हुआ है माइक, जैसे ऐसे छत है हमारी आयताकार, तो 22 × 20 दिया है, ये 22 है, ये 20 है। ठीक है, अभी ये ऊपर ऊपर से, बस आप ऊपर से देख रहे हो, इसका अपर व्यू है वो, समझ रहे हो, किसी दूसरे के मंजिले पर खड़े हैं और अपनी छत देख रहे थे, ऐसे दिखेगी। इस छत से वर्षा का जल एक बेलनाकार बर्तन में एकत्रित होता है। अच्छा, यहीं से कोई रिसाव है तो बेलनाकार बर्तन है कोई इस टाइप का, उस बर्तन में ये जल इकट्ठा होता है। इस बर्तन का व्यास 2 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है। इसका इसका बेलन का व्यास यानी कि डी दिया हो, डायमीटर कितना 2 मीटर्स, तो आर हो जाएगा 1 मीटर। ठीक, और ऊंचाई दी हुई है, हाइट कितनी गिवन है 3.5 मीटर इसकी। ठीक, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखना, कभी भी जब इस यहाँ से यहाँ पे जितना भी पानी होगा वो इसमें आएगा, ठीक है, वो हमेशा इसका वो आएगा आयतन, जिसका आयतन होता है ना वो भरेगा इसमें। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या है मेरा तात्पर्य। तो ये अब पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं कि छत का क्षेत्रफल कितना है। व्हाट इज़ द एरिया, क्या होगा एरिया, 22 × 20, यही तो होगा, 22 दूनी 44, 440 मीटर, 444 मीटर होगा। लेकिन जैसे ही हमें इसका आयतन निकालना होगा तो हो जाएगा 440 × h। समझ रहे हो, अब आयतन कैसे, जो अगर हमें ऐसे गहराई नापनी है, गहराई ये देखो, या इसे ऐसा वाला बनाऊं, अब ये छत है, ये वाली ये छत है, लेकिन इस छत पे ऐसा मान लो कि थोड़ी थोड़ी दीवार है लगी हुई जो जहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे ही इसमें छत में पानी इकट्ठा हुआ है तो उसकी कोई हाइट होगी ना, तो ये मैंने हाइट मान ली कि अच्छा, अब ये इसका क्षेत्रफल है, ओ सॉरी आयतन है, अब ये इसका छत का वॉल्यूम है, ऊपर वाला तो है एरिया और ये नीचे वाला है वॉल्यूम। अब जो हमारा बेलन है, बेलन दादा, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh, उससे कोई मतलब नहीं है हमें, यहाँ भरा है ना तो आयतन चाहिएगा। आयतन क्या है πr², ये बेलन का आयतन है या नहीं है, बिल्कुल है। तो अब हमें इस बर्तन को भरना है, बेलन की ऊंचाई सब दे रखी है तो भर दो भाई, πr², h भी होता है इसमें, माफ़ कीजिएगा। तो 22/7 गुना 3.5, 22/7 गुना 3.5। अब ध्यान देने वाली चीज़ ये है
कि जो पानी था इस छत में, जितना भी पानी था वो सारा पानी इस बेलन में आया होगा। कहने का मतलब ये है कि जितना आयतन इसका था उतना ही आयतन इसका होगा, एक दूसरे के बराबर होंगे ये। बराबर होना लाजमी है इन दोनों का। चलो भाई इनको बराबर रखते हैं भाई, बराबर रखे भी हैं तो यहीं पे लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट 22/7 गुना 3.5 मीटर। ठीक है, यहाँ से h निकल जाएगा। क्या करेंगे, h इज इक्वल टू हो जाएगा 22/7 गुना 35 तो है ही, बटे हो जाएगा 4400। इतना ही होगा क्या? ला 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 ला, आई थिंक आई मेड सम मिस्टेक्स। हाँ, नहीं करा तो कुछ नहीं है वैसे। 7×5 = 35, बिल्कुल ठीक। 22×2 = 44, बिल्कुल ठीक। तो 5/200 हो गया, 5×4 = 20, 1/40 कितना हुआ, 1/40। तो यहाँ से हमें हाइट मिल गई इसकी। क्या है, इस छत की हाइट कितनी है, वर्षा बतानी ना हमें कि वर्षा कितनी थी टोटल। तो 1/40 थी, 1/40। 1/40 को सेंटीमीटर में मापना है तो इसकी 100 से गुना कर दो। ये मीटर में है ना, तो मीटर को सेंटीमीटर में बनाना है आपको, तो हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। जो रेन हुई है वो हुई है 2.5 सेंटीमीटर। दिस इज़ द राइट आंसर। मैंने भी बस आपकी तरह कर रहा हूँ, मेरी भी प्रैक्टिस हो जा रही है भाई। अच्छा, यदि एक समकोण त्रिभुज के 3 भुजाएं, अगला क्वेश्चन, अपने सबसे निम्न रूप में पूर्णांक है तो इसका एक भुजा हमेशा विभाज्य है, विभाज्य होता है। इंग्लिश में देखते हैं, if 3 sides of a right angle triangle are integers in their lowest form then one of its side is always divisible by। अच्छा ठीक है, तो एक ऐसा सबसे छोटा त्रिभुज बनाना है आपको, समकोण त्रिभुज। आपको ट्रिपलेट याद होंगे। ये बोल रहा है कि सबसे 3 भुजाएं बनानी है, जैसे 3 4 5, 3 4 5। सबसे निम्न रूप के पूर्णांक है ये 3 4 5। तो इसकी एक भुजा हमेशा या तो 3 से डिवाइड होगी, या 5 से, या 4 से। ऑप्शन में कुछ भी दे रखा होगा, 5 दे रखा हो, 4 दे रखा हो, 3, एक ही आएगा, तीनों तो नहीं आएंगे, चुन देना। ट्रिपलेट है ये, ट्रिपलेट के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आखिरी क्वेश्चन। मेरी एक क्लास डाली हुई है, इसमें मैंने सबसे पहले ये नंबर्स ही पढ़ाया है कि नंबर्स क्या होते हैं, उसको देख लेना। आवाज़ थोड़ी कम है उसमें, ईयरफोन्स लगा के देख लेना। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ रियल नंबर। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, यस, सारे रियल नंबर है, तो पहला तो करेक्ट है। हर वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या कहा इन्होंने, हर वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? नहीं, क्योंकि रियल नंबर्स, एवरी रियल नंबर इज नॉट एन इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि सारे जो इरेशनल और रेशनल नंबर होते हैं वो मिल के रियल नंबर बनाते हैं, ना कि रियल नंबर से इरेशनल नंबर बनते हैं। तो ये गलत है, ठीक है। लाइक जैसे लिखा है √2, एक लिखा है -√3। अब ये थोड़ी ना कह दोगे कि आप ये रियल नंबर है या ये रियल नंबर है, नहीं कह सकते। मतलब सॉरी, ये ऐसे कह सकते हैं, हाँ ये रियल नंबर है, लेकिन इरेशनल बोला उसने कि सारे वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो आप जैसे वास्तविक संख्या लिख लो 8/2। अभी एक नंबर लिखा हुआ है तो ये रियल नंबर, क्योंकि सभी सारे नंबर तो रियल नंबर होते हैं। पर क्या ये अपरिमेय संख्या है, क्या ये इरेशनल नंबर? रेशनल है भाई ये, इरेशनल कहाँ से हो गया, ये तो सही है। तो इसलिए ऑप्शन गलत है, ले लेना वो क्लास। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और इधर माइनस तक जाते हैं, ठीक है, इंटीजर्स। तो अब ये बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है। हाँ है, माइनस वाले भी सही है और प्लस वाले भी हमारे रियल नंबर्स होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, हाँ ये वाला सही है। अगर देखो इसको भी उल्टा लिखता ना तब भी सही होता है, लेकिन इसने पहले वास्तविक संख्या लिख दिया तो इसलिए ये भी सही है। तो 1 2 सॉरी 2 तो है ही नहीं, 1 3 एंड 4 आर द राइट आंसर। दोस्तों ये थे 15 क्वेश्चंस जो एसएससी दिल्ली पुलिस में पूछे गए थे, और रिसेंट के कुछ क्वेश्चन थे ये। ऐसी एक क्लास मैं आपको रोज़ प्रोवाइड करूँगा, आप लेते रहना क्लास।
और थोड़ी हो सकता है आपको नई चीज़ें पता लग जाए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आपको क्लास ठीक लगी हो, पसंद आई हो, समझ आई हो। मेनली थोड़ा मेरा प्रोत्साहन बढ़ाए, क्लास को लाइक करें, शेयर करें तो अगर, और कमेंट ज़रूर करें। मेरी कमियां मुझे बताएं, आवाज़ ना सही आ रही हो, सही से ना दिख रहा हो, वो सब चीज़ बताएं ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू आज के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। 100 मुद्दे मुझ पे कहने को चुप हो जाऊं, दो कर दे जो पेपर लीक सड़के टूटी, रैप के साशा झूठी, सुसाइड नो वेलफेयर नो ऑक्सीजन, प्राइवेटाइजेशन कर दिया तानाशाही, लोकतंत्र डाइंग, मर रहा मैं भी फ्रीडम फाइटर क्राइंग, क्योंकि जातिवादी